और इसका मतलब ये है कि ये जगह अभी भी ऑक्यूपाइड है। अगर हम इसे फर्दर मूव करें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे यहीं से सिलेक्ट करके इसकी वैल्यूज को इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये एलिमेंट मूव हो रहा है और इसने हमारे सेकंड एलिमेंट को ओवरलैप करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो इसकी नेचुरल पोजीशन वाली जगह थी वो अभी भी ऑक्यूपाइड है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये एलिमेंट हमारे व्यू पोर्ट के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में आ गया है। कि हमने ये देखा कि अगर इस एलिमेंट को जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है अपनी पेरेंट हायरार्की में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके ऊपर हमने कोई पोजीशन सेट कर रखी हो तो ये उसको अपना रेफरेंस बना लेता है। लेकिन अगर इसे ऐसा कोई एलिमेंट ना मिले तो ये व्यू पोर्ट को एज अ रेफरेंस यूज करता है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये जो नैव बार है ये स्टिकी पोजीशन में आ चुकी है और अगर मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूं तो ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने अपने फुटर सेक्शन को क्रिएट और स्टाइल किया था और इसी प्रोसेस के दौरान हमने ये सीखा था कि हम थर्ड पार्टी आइकॉन लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट की नेविगेशन बार की पोजीशनिंग पर काम करेंगे और ये देखेंगे कि CSS पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए 019.html फाइल की एक कॉपी बना ली है और उसे 020.html रीनेम कर दिया है और इसी के अगेंस्ट हमने एक स्टाइल शीट भी क्रिएट कर ली है। तो इस फाइल को हम अपने ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा पेज यहाँ पर उसी तरह मौजूद है जिस तरह हमने इसे लास्ट वीडियो में छोड़ा था और लास्ट वीडियो में हमने अपना फुटर सेक्शन क्रिएट किया था। इस वीडियो में जो मेन कॉन्सेप्ट आज हम देखने जा रहे हैं उसके लिए हम एक बार अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ जो यहाँ पर आप नोट करेंगे, अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट में हमारी ये जो नेविगेशन बार है ये अपनी जगह पर फिक्स रहती है। तो अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करता जाऊँ तो हमारा बाकी का पेज तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारी ये नेविगेशन बार हर वक्त हमारे पेज के टॉप पर मौजूद रहती है। ये काम हम यूजुअली CSS में पोजीशनिंग के जरिए करते हैं और इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर हम अपने प्रोजेक्ट को देखें तो हमारे स्क्रॉल करने से हमारी नेविगेशन बार भी हमारे व्यू से बाहर चली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम वापस चलते हैं अपने एडिटर में और अपने अपेंडिक्स सेक्शन में एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टार्ट करने के लिए एक ब्लैंक HTML फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पर अपनी reset.css की फाइल अटैच कर दी है और एक नई CSS की फाइल जो स्पेसिफिक फाइल के साथ हम लिंक करेंगे उसे हमने यहाँ पर लिंक कर दिया है और ये फाइल फिलहाल ब्लैंक है। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करूँगा और उन्हें कुछ बेसिक स्टाइल्स असाइन करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं और ये एलिमेंट्स सिंपल डिव्स हैं जिनको हमने कुछ टेक्स्ट दे दिया है और इसके अलावा कुछ बेसिक स्टाइलिंग इन एलिमेंट्स को हमने प्रोवाइड कर दी है। हम इसके रिजल्ट को एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिंपल डिव्स हैं जिनको हमने कुछ बैकग्राउंड कलर्स दिए हैं और कुछ टेक्स्ट दे दिया है। तो दोस्तों, CSS में लेआउट से रिलेटेड दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से पहली प्रॉपर्टी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है जिसे हमने अपने प्रोजेक्ट में बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर लिया है और लेआउट से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी पोजीशन की प्रॉपर्टी है जिसे हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, CSS में आपके हर HTML एलिमेंट पर एक पोजीशन की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक होती है। इसका मतलब ये है कि अपने किसी एलिमेंट को अगर हम पोजीशन की प्रॉपर्टी ना दें तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी स्टैटिक पर सेट होती है। जैसे कि अभी हमने ये एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं तो इस वक्त इन सब की पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक पर सेट है। तो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपके HTML एलिमेंट्स की पोजीशनिंग का एक नेचुरल फ्लो होता है। तो मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि हमारे ये सब एलिमेंट्स एक डिव हैं और हम ये भी जानते हैं कि डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जब हम एक डिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो वो नेचुरली अपनी एक पूरी रो को एक्वायर कर लेता है। उसके बाद जब हम एक दूसरी डिव क्रिएट करते हैं जो कि अगेन एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो नेक्स्ट लाइन पर पिछले एलिमेंट के नीचे आ जाता है। तो इस तरह इनकी एक नेचुरल पोजीशनिंग होती है जो कि HTML के नेचुरल फ्लो के साथ चलती है। तो दोस्तों, पोजीशन स्टैटिक की जो वैल्यू होती है वो आपके एलिमेंट्स को उनके नेचुरल फ्लो में जहां पर उनकी जगह बनती है वहां पर पोजीशन कर देती है, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई और ख़ास प्रॉपर्टी देने की
इवन के पोजीशन स्टैटिक देने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है पोजीशन स्टैटिक हमारे हर एलिमेंट की डिफ़ॉल्ट पोजीशन की वैल्यू होती है। उसके बाद हमारी जो सेकंड पोजीशन की टाइप आती है वो पोजीशन टाइप रिलेटिव है। तो हम अपने एडिटर में चलते हैं और इस पहले एलिमेंट की पोजीशन को रिलेटिव पर सेट करते हैं। यहाँ पर हम अपने इस पहले एलिमेंट को पोजीशन की वैल्यू देंगे और ये वैल्यू होगी रिलेटिव की। अब अगर हम चलकर अपने पेज की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फर्क हमें विजुअली नजर नहीं आ रहा और हमारा एलिमेंट वहीं पर मौजूद है जहाँ ये पहले मौजूद था। लेकिन यहाँ पर जो एक चेंज हुआ है वो ये कि हमने इसकी पोजीशन को अब रिलेटिव कर दिया है। तो दोस्तों रिलेटिव पोजीशन स्टैटिक पोजीशन की तरह ही आपके एलिमेंट्स को इनिशियली उनकी नेचुरल फ्लो की जो पोजीशन होती है वहीं पर प्लेस करती है। इसमें फ़र्क ये आता है कि हमारी पोजीशन को जब हम स्टैटिक के अलावा किसी भी और वैल्यू पर सेट कर देते हैं तो हमें CSS की कुछ और प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाती हैं जो कि हम अपने एलिमेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम अब क्योंकि हमारी पोजीशन अब स्टैटिक नहीं रही बल्कि हमने इसे रिलेटिव कर दिया है, तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अपने एडिटर में चलते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देखते हैं। तो दोस्तों इस पोजीशन को रिलेटिव सेट करने के बाद यहाँ पर हम एक लेफ्ट की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया अब हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। तो जो लेफ्ट की वैल्यू हम देंगे वो कोई भी CSS का वैल्यू यूनिट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप रैम्स में ये वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जनरली पोजीशनिंग हम पिक्सल्स में करते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 पिक्सल्स की लेफ्ट डायमेंशन इसे दे देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर इसे एक टॉप की डायमेंशन दे देता हूँ जिसकी वैल्यू 20 पिक्सल्स होगी। हम इस फाइल को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंट की पोजीशनिंग में कुछ फ़र्क आया है और बेसिकली हुआ ये है कि ये एलिमेंट अब अपने नेचुरल टॉप से, यानी कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी उससे 20 पिक्सल्स टॉप से ऑफसेट है और 20 पिक्सल्स अपने नेचुरल लोकेशन के लेफ्ट से ऑफसेट है। तो अगर मिसाल के तौर पर हमने इसे ये लेफ्ट और टॉप की प्रॉपर्टीज ना असाइन की होती तो हमारा एलिमेंट यहाँ पर होता, और इस वक्त हुआ ये है कि इस एलिमेंट को हमने इस तरह से ऑफसेट किया है कि इसका जो टॉप है वो इसकी नेचुरल पोजीशन वाले टॉप से 20 पिक्सल्स ऑफसेट है और अपने नेचुरल पोजीशन वाले एलिमेंट के लेफ्ट से 20 पिक्सल्स लेफ्ट साइड से ऑफसेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पोजीशन रिलेटिव से रिलेटेड है वो ये कि जब आप अपने किसी एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं और उसे अपने टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट के डायमेंशंस के जरिए ऑफसेट करते हैं तो ये एलिमेंट तो आपकी स्क्रीन पर उन डायमेंशंस के हिसाब से पोजीशन हो जाता है, लेकिन इसके पीछे जो इसकी नेचुरल पोजीशन वाली जगह थी वो ऑक्यूपाई नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो अभी भी उसी जगह से शुरू हो रहा है जहां से इसे होना चाहिए था, और इसके ऊपर जो ये जगह है जहां पर हमारा ये पहला एलिमेंट पहले मौजूद था वो जगह अब हमें वाइट में नज़र आ रही है, और इसका मतलब ये है कि ये जगह अभी भी ऑक्यूपाइड है। अगर हम इसे फर्दर मूव करें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे यहीं से सिलेक्ट करके इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये एलिमेंट मूव हो रहा है और इसने हमारे सेकंड एलिमेंट को ओवरलैप करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो इसकी नेचुरल पोजीशन वाली जगह थी वो अभी भी ऑक्यूपाइड है। तो हमारी पोजीशन रिलेटिव कुछ इस तरह से काम करती है। अब हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और फिक्स पोजीशन को देख लेते हैं। हम अपने सेकंड एलिमेंट को पोजीशन की वैल्यू फिक्स देंगे और इस पेज को सेव करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि हमारी जो पोजीशन रिलेटिव है वो हमारे एलिमेंट्स को उनके नेचुरल फ्लो में जो पोजीशन बनती है उनके रिलेटिव प्लेस कर देती है। यानी कि अगर मैं इसे लेफ्ट 20 पिक्सल्स दूं और टॉप 20 पिक्सल्स दूं तो हमारा एलिमेंट अपने जो नेचुरल फ्लो में इसकी पहले जगह बनती थी उसके हिसाब से 20 पिक्सल्स लेफ्ट और 20 पिक्सल टॉप से ऑफसेट हो जाएगा। इसी तरह हमारी जो पोजीशन फिक्स्ड है ये हमारे एलिमेंट को रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट प्लेस कर देती है। अभी अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमारा ये जो एलिमेंट था अगर हमने इसे लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट की प्रॉपर्टीज़ नहीं दी तो ये अपनी नेचुरल पोजीशन पर ही मौजूद है, लेकिन इस वक्त इसकी जो पोजीशनिंग है वो इसकी नेचुरल पोजीशन से रिलेटिव नहीं होगी बल्कि हमारे व्यू पोर्ट से रिलेटिव होगी। और हमारा व्यू पोर्ट ये स्क्रीन का एरिया है जो हमें अपने ब्राउज़र में नज़र आ रहा है। अगर हम अपने एडिटर में चलकर इसे टॉप, राइट, बॉटम या लेफ्ट की पोजीशन से ऑफसेट करें तो आप इसका इफेक्ट क्लियरली देख सकेंगे। तो हम इस एलिमेंट को लेफ्ट की एक प्रॉपर्टी दे देते हैं जो कि 30 पिक्सल्स होगी और टॉप से इसे हम 30 पिक्सल्स ऑफसेट करेंगे। हम फाइल को सेव करके ब्राउज़र की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पोजीशन फिक्स्ड वाला एलिमेंट था ये अब हमारे व्यू पोर्ट के टॉप से 30 पिक्सल्स ऑफसेट है
और व्यू पोर्ट के लेफ्ट से 30 पिक्सल्स ऑफसेट है। इस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम एक और एग्जांपल सोच सकते हैं कि अगर हमने अपने इस एलिमेंट को अपने व्यू पोर्ट में, जो कि आपके पास ये विजिबल ब्राउजर का एरिया है, इसमें अगर आपने इसे बॉटम राइट साइड पर प्लेस करना हो तो हम सिंपली इसे बॉटम 0 और राइट 0 की वैल्यूज दे सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे इस एलिमेंट का बॉटम हमारे व्यू पोर्ट के बॉटम से 0 पिक्सल्स ऑफसेट होगा, यानी कि इसे अटैच्ड होगा, और इसी तरह हमारे इस एलिमेंट का जो राइट साइड है वो हमारे व्यू पोर्ट के राइट साइड से 0 पिक्सल्स होगा या इससे बिल्कुल कनेक्टेड होगा। तो हम अपने एडिटर में चल के इसे ये वैल्यूज देकर देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमने इस एलिमेंट को अपने व्यू पोर्ट के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में लेकर जाना हो तो हम इसे राइट की वैल्यू 0 दे सकते हैं, जिससे ये हमारे व्यू पोर्ट के राइट से 0 पिक्सल्स ऑफसेट होगा, और इसी तरह हम इसे बॉटम की वैल्यू 0 दे सकते हैं, जिससे ये हमारे व्यू पोर्ट से 0 पिक्सल्स ऑफसेट होगा। और व्यू पोर्ट से इसकी कैलकुलेशन इसलिए होगी क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। हम इस फाइल को सेव करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये एलिमेंट हमारे व्यू पोर्ट के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में आ गया है। तो दोस्तों ये हमारे फिक्स्ड पोजीशनड एलिमेंट का पहला बिहेवियर है। सेकंड बिहेवियर जो आपने यहाँ पर देखा होगा कि अनलाइक हमारे पोजीशन रिलेटिव एलिमेंट के, जब हमने एक एलिमेंट को फिक्स पोजीशन दी है तो वो अपने नेचुरल फ्लो से बिल्कुल आउट हो गया है और उसकी जगह ब्लैंक स्पेस की जगह पर नीचे वाले एलिमेंट्स ने एक्वायर कर ली है। तो ये हमारा एलिमेंट अगर आप रिकॉल करें तो पहले यहाँ पर था। अगर अभी भी मैं इसे सेलेक्ट करके टेम्परेरी तौर पर यहाँ राइट साइड से इसकी पोजीशन फिक्स्ड को अनचेक कर दूं तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पोजीशन फिक्स्ड दी तो ये अपने नेचुरल फ्लो से बिल्कुल आउट हो गया है और उसकी जगह पर बाकी के एलिमेंट्स ने उसकी जगह कवर कर ली है। तीसरा मेन विजुअल बिहेवियर जो हमारा फिक्स पोजीशन वाला एलिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है वो ये है कि जब आप अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं तो ये एलिमेंट अपनी जगह पर फिक्स रहता है। अगर मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर फिलहाल अपने इस पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट को, जिसको अभी हमने कोई पोजीशन नहीं दी, इसकी हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ और इसे फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसकी वजह से हमें स्क्रॉल में थोड़ा सा रूम मिल जाएगा। और अब अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि इवन दो के हमारा बाकी का पेज तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारा जो फिक्स पोजीशन वाला एलिमेंट है वो अपनी जगह पर कायम है। और अगेन ये इस वजह से हो रहा है कि ये अपनी पोजीशन व्यू पोर्ट के रिलेटिव डिराइव कर रहा है और हमारी व्यू पोर्ट, ऑल्दो कि हमारा पेज स्क्रॉल कर रहा है, हमारी व्यू पोर्ट का साइज वहीं का वहीं है और इसी वजह से ये एलिमेंट भी अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट पोजीशन टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पोजीशन टाइप एब्सोल्यूट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट 5 है, जो कि हमें ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, यहाँ पर आकर हम इस पर पोजीशन की वैल्यू सेट कर देते हैं और ये वैल्यू एब्सोल्यूट होगी। तो दोस्तों ऊपर हमने इन दो एग्जांपल्स में ये देखा कि जो हमारे पोजीशन रिलेटिव वाले एलिमेंट्स हैं ये अपने नेचुरल फ्लो वाली जो इनकी पोजीशन बनती है उसको एज रेफरेंस लेते हैं और उसी से अपनी ये डायमेंशंस ऑफसेट करते हैं। इसी तरह हमारे जो फिक्स पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे व्यू पोर्ट को एज अ रेफरेंस लेते हैं और उससे अपनी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह जो पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट्स होते हैं ये कुछ इस तरह काम करते हैं कि ये अपनी पेरेंट एलिमेंट हायरार्की में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जिसे हमने एक्सप्लिसिटली कोई पोजीशन दे रखी हो। तो अगर हम अपने इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें जिसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहते हैं और राइट साइड पर अपनी एलिमेंट हायरार्की को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डिव है जिसे हमने कंटेनर 1 की क्लास दे रखी है और ये डिव इसकी पेरेंट डिव है। तो ये एलिमेंट बेसिकली अपनी पेरेंट हायरार्की में देखेगा कि इसका पेरेंट कंटेनर 1 है, तो सबसे पहले ये इसको कंसीडर करेगा कि अगर हमने इसे कोई पोजीशन दे रखी है, अगर इसे यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं मिलती तो ये और ऊपर देखेगा, यानी कि अगर इस कंटेनर 1 का कोई और रैपर होता तो ये उस पे पोजीशन ढूंढता। इसी तरह ये अपनी पेरेंट हायरार्की में ऊपर जाता जाएगा और एक पोजीशन को ढूंढेगा। अगर इसे कोई पोजीशन नहीं मिलती, जैसे कि अभी हमारे पास इसकी पेरेंट हायरार्की में कंटेनर 1 है और उसके बाद डायरेक्टली बॉडी आ जाती है, तो हमारे पास इसका कोई और पेरेंट नहीं है। ये जो बाकी की डिव्स हैं ये सब हमारे इस कंटेनर डिव के सिबलिंग्स हैं और इसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो इस वक्त इस सिनेरियो में हमने किसी भी पेरेंट एलिमेंट को जो कि इस एलिमेंट 5 का पेरेंट हो उसे कोई पोजीशन नहीं दे रखी। तो इस तरह के केस में ये व्यू पोर्ट को अपना रेफरेंस बना लेगा, यानी कि उसी तरह जैसे कि हमारा फिक्स्ड एलिमेंट इनिशियली बिहेव करता है और ये अपने ऑफसेट्स के लिए व्यू पोर्ट को एज अ रेफरेंस कंसीडर करता है। हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर मैंने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। उसके बाद मैं इसे टॉप
30 पिक्सल्स और लेफ्ट से 30 पिक्सल्स की वैल्यू दे देता हूँ। अब अगर हम इसके रिजल्ट्स को वापस चलकर ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो एब्सोल्युटली पोजीशनड एलिमेंट है ये अब अपनी डायमेंशंस को इनिशियली व्यू पोर्ट से कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि व्यू पोर्ट से 30 पिक्सल्स टॉप और व्यू पोर्ट से 30 पिक्सल्स लेफ्ट। और इसकी वजह यह है कि हमारे इस एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट्स में से, जो कि यहाँ पर एक ही पेरेंट है कंटेनर 1 का, इनमें से किसी भी एलिमेंट को हमने कोई पोजीशन नहीं दे रखी। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसे कोई ऐसा पेरेंट एलिमेंट मिल जाए जिसको पोजीशन मिली हो तो तब ये कैसे बिहेव करेगा। तो हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर अपने कंटेनर 1 को एक पोजीशन दे देते हैं जो कि पोजीशन रिलेटिव होगी, ताकि ये अपने नेचुरल फ्लो में अपनी पोजीशन ले। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बार इस डिव की पोजीशन की कैलकुलेशन बदल गई है और इस बार ये अपनी कैलकुलेशन कंटेनर 1 को एज अ रेफरेंस रख के कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि जब इस एलिमेंट ने पोजीशन एब्सोल्यूट होने की वजह से अपनी पेरेंट हायरार्की में देखना शुरू किया तो इसे इमीडिएटली अपने पहले पेरेंट में, जो कि कंटेनर 1 का पेरेंट है, इसे यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव की वैल्यू मिल गई। और जब हमारे एब्सोल्यूट पोजीशन वाले किसी एलिमेंट को अपनी पेरेंट हायरार्की में पोजीशन की वैल्यू मिल जाती है तो ये उस एलिमेंट को अपना रेफरेंस बना लेता है। तो इस केस में हमारा कंटेनर 1 इसका रेफरेंस बन गया है और ये अब अपनी लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम की पोजीशंस को इस कंटेनर 1 के टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट से कैलकुलेट करेगा। तो अगर हम चाहते हो कि हमारा ये एलिमेंट बिल्कुल हमारे इस ब्राउन एलिमेंट को, जो कि इसका सिबलिंग एलिमेंट है, इसे ओवरलैप कर ले तो हम इसे 0 0 की लेफ्ट और टॉप पोजीशंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने कंटेनर पर बिल्कुल टॉप लेफ्ट पर अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे 0 0 की वैल्यूज दे दें तो आप देख सकेंगे कि इसने परफेक्ट तरीके से अपने सिबलिंग को, जो कि अपनी नेचुरल पोजीशन पर मौजूद था, उसे ओवरलैप कर लिया है। हम इन पोजीशन वैल्यूज को फिलहाल रिवर्ट कर देते हैं ताकि इसे देखना आसान हो सके। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज 30 पिक्सल्स और लेफ्ट भी 30 पिक्सल्स कर देते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये कि हमने ये देखा कि अगर इस एलिमेंट को, जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, अपनी पेरेंट हायरार्की में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके ऊपर हमने कोई पोजीशन सेट कर रखी हो, जो कि स्टैटिक के अलावा कोई पोजीशन हो, तो ये उसको अपना रेफरेंस बना लेता है। लेकिन अगर इसे ऐसा कोई एलिमेंट ना मिले तो ये व्यू पोर्ट को एज अ रेफरेंस यूज करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्परेरीली कंटेनर 1 से इसकी पोजीशन रिलेटिव खत्म कर दें तो अब ये एलिमेंट अपनी पोजीशन व्यू पोर्ट से ले रहा है। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी भी पोजीशन एब्सोल्यूट वाले इस एलिमेंट और पोजीशन फिक्स्ड वाले इस एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है और ये डिफरेंस इसके स्क्रॉल बिहेवियर का है। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई स्क्रॉल बार अवेलेबल नहीं है और इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं अपने इस पोजीशन स्टैटिक वाले एलिमेंट की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम इसकी हाइट 800 पिक्सल्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्क्रॉल का कुछ रूम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास स्क्रॉल का कुछ रूम यहाँ पर आ गया है। अब अगर हम इस पेज को स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, इवन दो कि हमारे पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट ने भी अपनी पोजीशन व्यू पोर्ट से ली है, लेकिन ये हमारे फिक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से अभी भी इस तरह से डिफरेंट है कि स्क्रॉल करने के बाद ये अभी भी स्क्रॉल के साथ मूव कर रहा है, जबकि हमारा फिक्स पोजीशन वाला एलिमेंट स्क्रॉल के साथ मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन दे देते हैं और उसको कोई पेरेंट ऐसा नहीं मिलता जिसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर रखी हो, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन व्यू पोर्ट से लेता है और उस इनिशियल पोजीशन के बाद जब आप स्क्रॉल करते हैं तब ये पोजीशन स्क्रॉल के मुताबिक चेंज हो जाती है। हम इन टेम्परेरी चेंजेस को यहाँ पर रिवर्ट कर देते हैं और इसके लिए हम सिंपली पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजेस हमने अपनी एक्चुअल फाइल में नहीं की थी बल्कि यहाँ ब्राउजर में की थी। लास्ट कॉन्सेप्ट जो पोजीशन एब्सोल्यूट से रिलेटेड हम यहाँ पर कवर करेंगे वो ये है कि जैसे हमने ये देखा था कि फिक्स पोजीशन वाला एलिमेंट अपने नेचुरल फ्लो से निकल जाता है, इसी तरह जब आप किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट की पोजीशन दे देते हैं तो वो भी अपने नेचुरल फ्लो से निकल जाता है। और हमने ये भी देखा था कि जो रिलेटिव पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अपने नेचुरल फ्लो को कायम रखते हैं, यानी कि उनकी जो नेचुरल प्लेस है वहां पर ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जब आप किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं या फिक्स पोजीशन देते हैं तो वो अपनी नेचुरल फ्लो वाली प्लेसमेंट को छोड़ देता है और उसकी जगह को दूसरे एलिमेंट्स कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी एब्सोल्यूट पोजीशन, और जो लास्ट पोजीशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो पोजीशन स्टिकी है, और उसके लिए हम एक बार फिर से अपने एडिटर की तरफ चलते हैं
तो दोस्तों स्टिकी पोजीशन को डिस्कस करने के लिए हमें अपने पेज पर स्क्रॉल का कुछ रूम चाहिए होगा और ये रूम हम एलिमेंट 4 से क्रिएट कर लेते हैं इसको कुछ हाइट देकर। यहाँ पर मैं इसे 800 पिक्सल्स की हाइट दे देता हूँ ताकि हमारे पास स्क्रॉल के लिए कुछ रूम क्रिएट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट इंक्रीज करने से हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल का कुछ रूम क्रिएट हो गया है। अब हम अपने इस एलिमेंट को स्टिकी पोजीशन देंगे। तो दोस्तों स्टिकी पोजीशन बेसिकली हमारे रिलेटिव टाइप की पोजीशन और फिक्स टाइप की पोजीशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये काम इस तरह करती है कि यहाँ पर आप इसे कोई ऑफसेट्स दे सकते हैं अगेन, जैसे कि मैं इसे टॉप से 100 पिक्सल्स कह सकता हूँ। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस इसे डेमो करने के लिए अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी विजिबली हमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। हमारा ये एलिमेंट उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये पहले मौजूद था और जो हमने इसे टॉप से 100 पिक्सल्स का ऑफसेट दिया था वो हमें विजुअली कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों स्टिकी पोजीशन वाले एलिमेंट्स कुछ इस तरह काम करते हैं कि इन्हें आप कुछ ऑफसेट्स दे सकते हैं, जैसे कि हमने इसे टॉप 100 पिक्सल्स दिया और ये बाय डिफॉल्ट जब पेज स्टार्ट होता है तो रिलेटिव पोजीशन के एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं, यानी कि ये अपने नेचुरल फ्लो के मुताबिक प्लेस हो जाते हैं। उसके बाद जब आप अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं और व्यू पोर्ट से आपकी वो पोजीशन हिट होती है जिसे कि आपने अपने ऑफसेट्स में डिफाइन किया था, तब जाकर ये एलिमेंट एक फिक्स पोजीशन वाले एलिमेंट की तरह परफॉर्म करने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 पिक्सल से नीचे नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिलेटिव पोजीशन वाले या इवन स्टैटिक पोजीशन वाले एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पेज को इतना स्क्रॉल करूं कि टॉप से हमारा ऑफसेट 100 पिक्सल हो जाए तो वहां पर आकर ये एलिमेंट फिक्स पोजीशन वाले एलिमेंट की तरह परफॉर्म करने लगेगा। अब हम इस पेज को स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं कि जैसे ही 100 पिक्सल्स हिट हुए तो वहां पर आकर हमारा ये एलिमेंट फिक्स हो गया है और उसके बाद मूव नहीं कर रहा। तो हमारी स्टिकी पोजीशन कुछ इस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि पोजीशन से रिलेटेड है और जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो प्रॉपर्टी बेसिकली एक नेचुरल नीड बन जाती है जब आप पोजीशंस को यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशंस देने की वजह से आपके एलिमेंट्स अक्सर एक दूसरे पर ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारा ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट है ये अब हमारे स्टैटिक पोजीशन वाले एलिमेंट को ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह हमारा ये जो स्टिकी पोजीशन वाला एलिमेंट है ये हमारे पहले एलिमेंट को जो कि रिलेटिव पोजीशन वाला एलिमेंट था इसे ओवरलैप कर रहा है। तो जब आपके एलिमेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं जो कि जनरली पोजीशंस देने की वजह से हो जाता है, तो एक नेचुरल नीड यहाँ पर पैदा हो जाती है कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास हो जिसके जरिए आप इस ओवरलैपिंग या स्टैकिंग का ऑर्डर डिफाइन कर सकें। तो मिसाल के तौर पर पोजीशन देने के बाद आप ये चाहते हो कि आपका ये जो स्टिकी पोजीशन वाला एलिमेंट है ये हमेशा सबसे टॉप पर रहे। जैसे कि अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि ये इस पहले एलिमेंट के तो टॉप पर है, लेकिन जैसे ही हम अपने इस ऑफसेट को हिट करते हैं तब जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये नीचे वाले दो एलिमेंट्स हैं ये हमारे स्टिकी एलिमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हो कि हमारा ये स्टिकी पोजीशन वाला एलिमेंट सबसे ऊपर रहे तो इसके लिए हमारी z इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो चलकर अपने एडिटर में देख लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे वैल्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों z इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके एलिमेंट को कोई पोजीशन मिली होना जरूरी है। और हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो हमारे ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं इनको हमने कोई ना कोई पोजीशन यहाँ पर दे रखी है। तो हम यहाँ पर आकर अपने इस एलिमेंट 3 को जिसको स्टिकी पोजीशन हमने दे रखी है इसे कोई z इंडेक्स दे सकते हैं। और z इंडेक्स की वैल्यू हमेशा एक नंबर होती है और ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 1000 की z इंडेक्स दे देते हैं। आप इसे 1 भी दे सकते हैं, नेगेटिव में भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर 1000 की एक वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों z इंडेक्स कुछ इस तरह से काम करती है कि जिस एलिमेंट की z इंडेक्स बड़ी होगी वो छोटी z इंडेक्स वाले एलिमेंट के ऊपर स्टैक होगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो स्टिकी एलिमेंट है ये बाकी सब एलिमेंट्स के ऊपर रहे तो हम इसे एक बड़ी z इंडेक्स दे सकते हैं और बाय डिफॉल्ट हमारे सारे एलिमेंट्स की z इंडेक्स 0 होती है। तो अगर मैंने इसे 1000 की z इंडेक्स दे रखी है तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सारे एलिमेंट्स के ऊपर ओवरले होगा। हम चलकर इसे ब्राउजर में देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये एलिमेंट सब एलिमेंट्स के ऊपर आ गया है। इवन दो मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा ये एलिमेंट इन एलिमेंट्स के ऊपर रहेगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये पोजीशन एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट है ये हमारे स्टिकी एलिमेंट के भी ऊपर आ जाए तो हम इस एलिमेंट को
जी इंडेक्स की वैल्यू दे सकते हैं और ये वैल्यू इस जी इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम इसे 1001 की वैल्यू फॉर एग्जांपल दे दें तो आप देख सकते हैं कि जब मैं अब इस पेज को स्क्रॉल करूंगा तो हमारा ये एब्सोल्यूट पोजीशन वाला एलिमेंट हमारे स्टिकी पोजीशन वाले एलिमेंट के ऊपर आ गया है। उसकी वजह यह है कि इसके पास 1001 की जी इंडेक्स है और हमारे स्टिकी एलिमेंट के पास 1000 की जी इंडेक्स है। तो दोस्तों ये हैं हमारे पोजीशनिंग से रिलेटेड एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अब अगर हम वापस अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो नैव बार है ये स्क्रॉल के साथ साथ हमारे व्यू पोर्ट से आउट हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नेविगेशन बार हमेशा यहाँ पर मौजूद रहे तो या तो हम इसे फिक्स पोजीशन दे सकते हैं या फिर इसे स्टिकी पोजीशन दे सकते हैं। फिक्स पोजीशन देने का नुकसान ये होता है कि क्योंकि आपका एलिमेंट इनिशियली ही अपने नेचुरल फ्लो से आउट हो जाता है, इस वजह से बाज़ औक़ात हमारे एलिमेंट्स की एक तो डायमेंशन इफेक्ट हो जाती हैं, यानी कि अगर ये अपने कंटेनर की वजह से एक खास विड्थ और हाइट में है और ये अपने नेचुरल फ्लो से ही निकल जाए तो इसकी विड्थ और हाइट अफेक्ट हो सकती है। दूसरा मसला फिक्स पोजीशन के साथ ये होगा कि अगर हम इसे फिक्स पोजीशन देंगे तो जैसे कि मैंने बताया इनिशियली ही ये अपने नेचुरल फ्लो से आउट हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे इसकी जगह को कवर करने के लिए। और ये बिहेवियर भी हम यहाँ पर नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इनिशियली ये एलिमेंट अपनी नेचुरल पोजीशन में हो और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएं तब जाकर इसका फिक्स्ड पोजीशन वाला बिहेवियर हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर जो सूटेबल पोजीशन की वैल्यू है वो स्टिकी की वैल्यू है। तो वापस चलकर अपने एडिटर में इसे स्टिकी की वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर हम अपने स्टाइल्स में जाएंगे और ये जो एलिमेंट हमारा नैव का एलिमेंट है ये टॉप बार का एलिमेंट है जो कि हमारे पूरे नेविगेशन को रैप करता है। यहाँ पर हम इसे पोजीशन स्टिकी देंगे और इसके साथ ही इसे टॉप से 0 का ऑफसेट देंगे ताकि ये टॉप से जब 0 पिक्सल्स पर हो यानी कि बिल्कुल टॉप पर अटैच्ड हो तो वहां से ये अपना फिक्स बिहेवियर दिखाना शुरू कर दे। वापस चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये जो नैव बार है ये स्टिकी पोजीशन में आ चुकी है और अगर मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूँ तो ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे CSS के पोजीशनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट जिनके जरिए आप अपने एलिमेंट्स को पोजीशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने पर काम शुरू करेंगे ताकि ये इंश्योर कर सकें कि हमारा पेज हर स्क्रीन साइज पर अच्छा नजर आए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।